तो बच्चों हम आ गए हैं अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस बात पे डिस्कशन हो जाए कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो देखिए बच्चों, होता यह है कि जब भी दो सबस्टेंस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट के पश्चात एक नया सबस्टेंस फॉर्म करते हैं, तो ऐसे सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और कहेंगे सर ऐसा कौन सा रिएक्शन होगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे सिंपल केमिकल आपके घर में दूध है। इस पूरे वर्ल्ड में आप जो कुछ देखते हैं वो सब एक केमिकल, क्योंकि वो एलिमेंट के एक निश्चित संयोग से बना हुआ है। इसमें तो वो कहीं कंपाउंड है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, यानी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का एक पार्ट। तो उन्हीं केमिस्ट्री के एक पार्ट्स में आपका आता है क्या, दूध। दूध आपका एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर वो दूध अगर नींबू के साथ रिएक्ट करता है तो दूध फट जाता है। और अगर दूध फट जाता है तो क्या फटा हुआ दूध फिर से आप उसको मिल्क के फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ना। यानी जब भी दो सब्सटेंस कंबाइन करें और एक नया सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों सब्सटेंस जिनसे ये कंबाइन करके दूध और सिट्रिक एसिड कंबाइन करके ये फटा हुआ दूध बना रहा है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या फार अपार्ट हो। यानी फटा हुआ दूध और दूध से आप, जैसी बात है, दूध की चाय बनाएंगे तो बड़ी अच्छी चाय बनेगी, लेकिन फटे हुए दूध की चाय बनाएंगे तो चाय अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब व्हेन टू और more substance are combined, इसको इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग रिएक्ट भी कह सकते हैं। कंबाइन और रिएक्ट विथ ईच अदर एंड formed a new chemical properties, new substance are called chemical reaction। मैंने एग्जांपल बताया ही था। एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जैसे आपने लिया था मिल्क और उसमें डाला था नींबू। नींबू का केमिकल फार्मूला सिट्रिक एसिड, और ये बन गया था किसमें, फटा हुआ दूध। फटे हुए दूध को हम लोग कर्ड भी कह सकते हैं। और क्या बनेगा, वाटर। मिल्क और सिट्रिक एसिड दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और फॉर न्यू सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से एकदम अलग हो, एकदम जुदा हो, तो ऐसे सभी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी सब्सटेंस इस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट के रिजल्ट में आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो कुछ बनता है, जो नई केमिकल प्रॉपर्टी या नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप ये कह सकते हैं रिएक्टेंट व्हेन टू substance take part
in a chemical combination are called reactant। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप मिल्क और सिट्रिक एसिड के ले सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्रिक टर्म में लेना चाहेंगे। जैसे आपने कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बनेगा, CO2। तो कोयला और ऑक्सीजन क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। हर वो चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग, इनको आप ए से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इनको आप बी से इंडिकेट कर सकते हैं, इनको सी से, इनको डी से। तो जितने भी ए एंड बी किसी रिएक्शन से शुरू होने से पहले जो पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो आफ्टर द रिएक्शन जो कुछ बनते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। चलिए तो चलिए बच्चों हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैं आपको 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ये घटना हो सकती है। यानी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। जैसे तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट होगा, हीट। तो क्या आप हीट और कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके कोयला बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब जो सब्सटेंस बनेगा वो हमेशा नई केमिकल प्रॉपर्टीज का बनेगा। दूसरा जो है वो ये है either heat evolved or absorbed during a chemical reaction। ये तो कंपल्सरी है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो या तो केमिकल रिएक्शन के उपरांत वो हीट निकालेगा या तो वो एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि बॉन्ड जब टूटते हैं या जुड़ते हैं तो बॉन्ड के टूटने और जुड़ने के दौरान में या तो वो हीट एनर्जी लिबरेट करते हैं या तो वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे यहीं पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, साथ में क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है। और बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन के पहले हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन,
इनको रिएक्शन कराने के लिए क्या दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तब क्या बनते हैं, अमोनिया बनता है। यानी अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हवा में ऐसे रिएक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो वो कभी भी अमोनिया नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रहा है, इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी अगर वो केमिकल रिएक्शंस है तो या तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा स्टिक की तरह, या तो वो इवॉल्व करेगा। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, टेक्सचर और कलर चेंज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जब भी केमिकल रिएक्शंस हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट का जो कलर है या जो टेक्सचर है, जो स्वरूप है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोयला काला होता है, जब आपने उसको बर्न कर दिया तो क्या बनेगा, कलरलेस गैस बना। और जब कलरलेस गैस बना, या फिर आप लकड़ी देखे होंगे, लकड़ी एक हल्की सी येलोविश कलर की लकड़ी होती है जब कच्ची होती है, लेकिन अगर उसको बर्न कर दें तो आपको ग्रे और व्हाइटिश कलर के राख में कन्वर्ट करते हैं। यानी क्या बन जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी, चौथी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा दूध जब फटा, तो दूध जब फटा तो फटने के पश्चात दूध सॉलिड रूप में दूध के नीचे यानी पानी के नीचे बैठ जाता है। तो जब कोई सबस्टेंस किसी रिएक्शन के उपरांत में इनसॉल्युबल फेज में चले जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जरूरी है, हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट हो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन सकते हैं। तो प्रेसिपिटेट अभी अगर बनता है तो भी आप ये मान लीजिए कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और पांचवा और अंतिम बात वो ये कि गैस और वाटर, या तो कोई ना कोई गैस बनेगा या तो कोई ना कोई वाटर इवॉल्व होगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो कोई ना कोई गैस बनेगा या ना कोई वाटर बनेगा। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इनको आप आराम से देख करके सुन करके समझ लीजिए। तो चलिए बच्चों, आ गए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको दो मैं फैक्ट बताऊंगा, दो फार्मूले, दो ट्रिक्स कह सकते हैं। अगर आप उस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका रिएक्शन इम्बैलेंस नहीं होगा और आपकी कभी भी ये मेथड कभी गलत नहीं होंगे। जैसे हमेशा याद रखिए, हम सभी जानते हैं इसमें A प्लस बी मिल करके क्या बनाते हैं, C प्लस डी। तो हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं LHS और इनको हम लोग कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड। यानी जितनी भी रिएक्टेंट के जो साइड होते हैं वो LHS कहलाते हैं, जितनी प्रोडक्ट के जो साइड होते हैं वो RHS। मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कि किस प्रकार से सबसे सिंपल वेज में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, LHS मतलब नंबर ऑफ atoms of reactant is always equal to number of atoms of the product।
ये दो फार्मूला, ये एक फार्मूला हुआ। ये बात हमेशा याद रखेंगी, रिएक्टेंट में एटम्स की जो संख्या होगी प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स होने चाहिए, ये कंपल्सन, तभी आपका रिएक्शन बैलेंस होगा। और दूसरा ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स क्या है, उस ट्रिक्स का मैंने नाम रखा है ओ। और कहेंगे सर ओ क्या होता है, अहो ए फॉर होता है एटम, वो कौन सा एटम, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हो, यानी सिंपल सी बात ये क्लियर हो गया, डिस्क्लोज हो गया। वो क्या है, ऑक्सीजन, और एच क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप एटम को बैलेंस करेंगे, और उस एटम में केवल और केवल दूसरे मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, उनको बैलेंस करेंगे, लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। और उसके बाद आप इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। तो आइए देखते हैं क्या ये फार्मूला वर्क करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो चलिए बच्चों, हम आ जाते हैं उस ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए, जो हम ये क्लियर करेगा कि क्या वो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्या वो उसमें कारगर है। तो चलिए हम पहला एक रैंडम रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे आयरन अगर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनता है Fe2O3 इंटू हाइड्रोजन। ये हम एक सिंपल सा एक ले लेते हैं, और हम इसमें ये जानते हैं क्या हमारा AOH वर्क करेगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, पहले क्या बैलेंस करिए, एटम, और वो एटम क्या होगा, आयरन। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एटम ऑफ LHS इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ RHS। बराबर कर दीजिए, वो आप फ्री हैं, आप किसी भी तरीके से फ्री हैं, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आयरन कितना, एक, और यहां पर आयरन कितना, दो। तो बहुत ही नाइंसाफी है, पाड़ला हमेशा इधर का भारी है, तराजू है, इधर का तराजू भारी है, और आपको बराबर तौलना है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखो कि जितने भी आयरन यहाँ हैं उतने आयरन आप इधर ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पे आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब दो आयरन बराबर। अब आप कहेंगे सर अब मैं किसको बैलेंस करूं, अब आप किसका नंबर लेंगे, ऑक्सीजन। आइए चेक करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितना, एक, और इधर ऑक्सीजन कितना, तीन। क्या बैलेंस है, नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन की संख्या को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पानी में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही पानी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। और जब जैसे ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तीन ऑक्सीजन बैलेंस। अब लास्ट में क्या बचा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है, 6, और इधर कितना, 2। क्या इधर के जितने एटम हाइड्रोजन के हैं क्या RHS के एटम के बराबर है, तो आप 6, तो आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि संख्या 6 हो जाए, सिंपल सी बात है, 3 से। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देखिए रिएक्शन बैलेंस है। चलिए हम एक रिएक्शन और भी ले लेते हैं। एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं, उस रिएक्शन में हम ले लेते हैं HNO3 और रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, और क्या बनेगा, पानी। चलिए हमने क्या कहा था, AOH, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में हमने कहा एटम,
तो वो एटम कौन है? नाइट्रोजन। वो एटम कौन है? नाइट्रोजन। तो सिंपल सी बात, नाइट्रोजन यहाँ पे कुल कितना? 2। यहाँ पे कितना? 1। बराबर करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब दोनों साइड के नाइट्रोजन बराबर हो गया। और क्या बचा? कैल्शियम कितना? 1। कैल्शियम कितना? 1 बराबर कैंसिल। दूसरा नंबर किसको पकड़ेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 6। इधर कितना? 2। और उधर कितना है? 6। और बाकी बचा कितना? 2। तो इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है? 2 कम पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, और आप दोनों तरफ की ऑक्सीजन की संख्या क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। लास्ट में क्या बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2। टोटल कितना हो गया? 4। और आप देखिए यहाँ पे कितना है? 4। रिएक्शन बैलेंस। काम कर रहा है ना? चलिए एक रिएक्शन रैंडम और देख लेते हैं। C3, इसका क्या नाम है? मेथ एच प्रोपेन। प्रोपेन को अगर हवा में जलाया जाए, ये आपके एलपीजी का पार्ट होता है जो आपकी गैसों में जलता है, जलाते हैं तो जैसे बात है, कोई भी एलपीजी जलती है तो उसका केवल एक ही एंड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। उस रूल्स को अप्लाई करिए, क्या वो वर्क कर रहा है? AOH। कार्बन कितना? 3। यहाँ पे कार्बन कितना? 1। बैलेंस है? नहीं। क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद एटम दोनों तरफ के बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या बचा? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना? 2। और इधर ऑक्सीजन कितना? हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन भी आपको बैलेंस करना है, तो ऐसे किसी कोरिलेटिव वर्ड से मल्टीप्लाई करिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बैलेंस हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 8। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 8। तो हर हाल में हाइड्रोजन 8 से अधिक हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 8, इधर भी 8, बैलेंस। अब आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 4, 6, 10। यहाँ पे कितना? 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन इधर, 10 ऑक्सीजन बैलेंस। तो आप देख रहे हैं कि ये फार्मूला लगभग जितने भी केमिकल रिएक्शन के हैं उन सभी में ये वर्क करता है। तो आप सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।